तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वागत है श्याम स्टडी में, जहां सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, आपको एग्जाम क्रैक करने के काबिल बनाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रासंगिक है क्योंकि जब हम संधि शब्द सुनते हैं तो दिमाग तुरंत स्कूल की उन भारी भरकम किताबों की तरफ चला जाता है जहां केवल रटने पर जोर दिया जाता था। हाँ, जहाँ बस रटवारा जाता था कि ऐसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। विसर्ग संधि कोई थोपा गया नियम नहीं है। देखिए, ये इंसान की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये और जब तक हम ध्वनियों के टकराने के पीछे के उस क्यों को नहीं समझेंगे, तब तक परीक्षा के दबाव में गलतियां होने की संभावना तो हमेशा बनी ही रहेगी। तो चलिए सीधे उस भौतिक विज्ञान पर आते हैं। स्रोत सामग्री में सबसे पहले जिस अवधारणा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, उसे मैं विसर्ग का ओ वाला मायाजाल कहना पसंद करूंगी। अच्छा, ओ वाला मायाजाल। हाँ, देखिए, जब हम पुरोहित, यशोदा या मनोज जैसे शब्द देखते हैं तो शब्द के ठीक बीचों बीच ओ की मात्रा चमकती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल दिखती है। अब जिसने भी थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा है, उसका दिमाग ओ की मात्रा देखते ही तुरंत गुण संधि की तरफ दौड़ता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। परीक्षाओं में यही नेगेटिव मार्किंग का कारण बनता है। वही तो मेरा सवाल ये है कि ये विसर्ग, जो असल में केवल सांस का एक झटका है, वो ओ की मात्रा का बहरूपिया रूप कैसे ले लेता है? इस मायाजाल को तोड़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि बोलते समय गले के अंदर असल में क्या हो रहा है। विसर्ग को अगर हम परिभाषित करें तो ये ह जैसी धुनी वाला सांस का एक हल्का सा धक्का है। एक हल्का धक्का। जी। अब स्रोत में जो पहली स्थिति समझाई गई है वो ये है कि मान लीजिए इस विसर्ग से ठीक पहले अ का स्वर है। ठीक है, अ का स्वर। और इस विसर्ग के टकराने की नौबत किसी ऐसे व्यंजन से आ जाए जिससे बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में मतलब वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है। जैसे कि कौन से अक्षर? जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, ग, घ, ज, झ वगैरह, या फिर य, र, ल, व, ह। तो मतलब एक तरफ से अ स्वर के साथ सांस का धक्का आ रहा है और दूसरी तरफ से गले में कंपन पैदा करने वाले अक्षर आ रहे हैं। तो इस टकराव का नतीजा क्या होता है? देखिए, जब ये सांस का धक्का इन कंपन वाले अक्षरों से टकराता है तो हवा बाहर निकलने के बजाय मुंह के अंदर ही एक गोलाई में गूंजने लगती है। अच्छा। हाँ, ये गूंज और होठों का गोल होना ही वो कारण है जिससे विसर्ग और अ मिलकर ओ की ध्वनि में बदल जाते हैं। पुरोहित शब्द को ही ले लीजिए। पुरोहित। इसका मूल विच्छेद है पुरह धन हित। पुरह का अर्थ है आगे और हित का अर्थ है कल्याण। तो र के अंदर अ छिपा है, उसके बाद विसर्ग है और फिर ह आ गया। बिल्कुल, गले के कंपन ने उस विसर्ग को ओ में बदल दिया और शब्द गढ़ा गया पुरोहित। ये तो बहुत ही तार्किक है। अगर मैं इसे यशोदा शब्द पर लागू करूं तो ये यशः धन दा होना चाहिए। दा का मतलब है देने वाली, यश देने वाली। एकदम सही पकड़ा आपने। तो यहाँ विसर्ग से पहले श में अ है और बाद में दा आ रहा है, जो कि त वर्ग का तीसरा अक्षर है, मतलब कंपन वाला अक्षर। हाँ, तो टकरा कर विसर्ग ओ बन गया और शब्द बन गया यशोदा। इसी तरह मनः धन ज मिलकर मनोज बन जाता है, जन्म लेने वाला। ये बिल्कुल उसी विज्ञान का सीधा प्रदर्शन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्रोत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही काम का शॉर्टकट सुझाया गया है। वो क्या है? बनने के लिए ये बताया गया है कि शब्द में केवल ओ की मात्रा को हाईलाइट करें और उसके ठीक बाद वाले अक्षर पर ध्यान दें। अच्छा, बस अगला अक्षर देखना है। हाँ, अगर ओ के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है या य, र, ल, व, ह में से कोई है तो काफी हद तक संभावना है कि वो विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, ना कि गुण संधि का। जैसे पयोधर ओ के बाद ध है। अरे रुकिए, यह मुझे एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। कैसी गड़बड़? अगर कोई सीखने वाला परीक्षा में केवल इस शॉर्टकट के भरोसे चला जाए तो वो तो बुरी तरह फंस सकता है। मैं अपने नोट्स देख रही हूँ और मेरे सामने एक शब्द है महोदय। महोदय। इसमें भी बीच में ओ की मात्रा है और ओ के ठीक बाद द आ रहा है, जो त वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो आपके और स्रोत के शॉर्टकट के हिसाब से तो ये महोधनदय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि ये महाधन उदय है, जो कि गुण संधि है। तो ये शॉर्टकट तो यहाँ पूरी तरह फेल हो गया। अगर किसी ने यूपीएसएससी परीक्षा में ये ट्रिक लगाई तो उसके नंबर कट जाएंगे। ये बहुत ही शानदार और जरूरी आपत्ति है और यही वो जगह है जहां केवल ट्रिक और व्याकरण की समझ के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। तो इसे कैसे पहचाने?
स्रोत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोई भी शॉर्टकट आंख मूंदकर लागू नहीं किया जा सकता। संधि का सबसे बड़ा और बुनियादी सिद्धांत ये है कि जब आप किसी शब्द को तोड़ते हैं तो जो दो नए शब्द बनते हैं उनका कोई ना कोई स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब महा और दय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है? बिल्कुल नहीं। हिंदी शब्दकोश में महा कोई सार्थक मूल शब्द नहीं है, जबकि महा मतलब बड़ा और उदय दोनों बहुत ही स्पष्ट अर्थ वाले शब्द हैं। इसलिए महोदय गुण संधि का ही हिस्सा रहता है। समझ गई। इसके विपरीत जब हम पयोधर को तोड़ते हैं तो पयः मतलब जल और धर मतलब धारण करने वाला, दोनों सार्थक शब्द मिलते हैं। इसलिए शॉर्टकट तभी काम करता है जब आप टूटने वाले शब्दों के अर्थ की पहचान भी रखते हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है श्रोताओं के लिए। केवल अक्षरों का गणित लगाना काफी नहीं है, भाषा की आत्मा यानी उसके अर्थ को भी समझना होगा। बिल्कुल। अब मुझे स्रोत का एक और दिलचस्प परिदृश्य याद आ रहा है। ये तो बात हुई जब विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है, लेकिन क्या हो अगर विसर्ग के दोनों तरफ अ स्वर आ जाए, एक तरह से अ, फिर विसर्ग और फिर से अ। यहां स्थिति थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जब विसर्ग के दोनों तरफ अ होता है तो पहला अ और विसर्ग मिलकर तो अपना वही ओ बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाद वाला अ होता है वो उस भारी ओ की ध्वनि के सामने टिक नहीं पाता और पूरी तरह से उसी में समा जाता है, मतलब उसका लोप हो जाता है। जैसे मनः धन अभिलाषा। एकदम सही। विसर्ग से पहले भी अ है और बाद में भी अ है, तो ये सब मिलकर मनोभिलाषा बन जाएगा। बाद वाला अ अलग से सुनाई नहीं देगा। तो ये पूरी कहानी थी उस स्थिति की जब विसर्ग के पहले अ स्वर मौजूद हो, लेकिन हमारे मुंह का आकार केवल अ बोलने के लिए तो नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। जब हम ई या ओ बोलते हैं तो होंठ सिकुड़ जाते हैं, मुंह का आकार बदल जाता है। क्या इस बदली हुई शारीरिक स्थिति में विसर्ग भी अपना व्यवहार बदल लेता है? ये उच्चारण तंत्र का बहुत ही खूबसूरत पहलू है। जब विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, जैसे छोटी ई या छोटा ऊ, तो मुंह के संकरे होने के कारण सांस का वो धक्का अब गूंजकर ओ नहीं बन पाता। तो फिर क्या बनता है? जब ये संकरी हवा उन कंपन वाले व्यंजनों से टकराती है तो गूंजने के बजाय वो एक कंपन पैदा करती है जिसे हम आधे र के रूप में सुनते हैं। ओहो, मतलब अगर निर शब्द के बाद गुण जोड़ा जाए तो विसर्ग के पहले ई की मात्रा होने के कारण और बाद में ग होने के कारण वो हवा का धक्का र में बदल जाएगा और शब्द बनेगा निर्गुण। बिल्कुल, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। इसी तरह बही धन मुखी बन जाता है बहिर्मुखी। विसर्ग आधा र बनकर मां के ऊपर बैठ जाता है। और निह धन धन मिलकर निर्धन बन जाता है। मुंह का आकार बदला, हवा के निकलने का रास्ता बदला और विसर्ग का रूप बदल गया। यही तो विज्ञान है इसका। अगर हम रूप बदलने की बात कर ही रहे हैं तो स्वर में ध्वनि विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जो मुझे किसी गिरगिट के रंग बदलने जैसा लगता है। गिरगिट जैसा? हाँ, या फिर पानी की धार जैसा। मान लीजिए विसर्ग एक पानी की धार है। अभी तक हमने देखा कि वो धार कंपन वाले अक्षरों से टकरा रही थी, लेकिन अगर विसर्ग के बाद कोई कठोर व्यंजन आ जाए, जैसे च, त या त, जिनमें कोई गूंज नहीं होती, तब ये हवा का धक्का क्या करता है? पानी की धार वाली आपकी तुलना यहाँ बहुत सटीक काम करेगी। जब हम चा या छा बोलते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि जीभ कहाँ जाती है। जीभ ऊपर उठकर तालू को छूती है और हवा का रास्ता पूरी तरह रोक देती है। तालू को छूती है। अब जब विसर्ग इस रुकी हुई जीभ से टकराता है तो वो एक घर्षण पैदा करता है। ये घर्षण ही शलगम वाला आधा श है। तो इसीलिए जब नी के बाद चल आता है तो जीभ तालू पर होने के कारण विसर्ग अपने आप श बन जाता है और हम निश्चल बोलते हैं। बिल्कुल, हमारी जीभ को एक जगह से दूसरी जगह भागना ना पड़े, इसलिए विसर्ग खुद को जीभ की स्थिति के अनुसार ढाल लेता है। क्या बात है। अब अगर विसर्ग के बाद क, ट या प आए तो हमारी जीभ मुंह के ऊपरी और पिछले हिस्से की तरफ मुड़ती है, जिसे मूर्धा कहते हैं। इस स्थिति में हवा के टकराव से जो घर्षण पैदा होता है वो मूर्धन्य श, मतलब षटकोण वाला आधा श होता है। जैसे निह धन कपट मिलकर निष्कपट हो जाता है। हाँ, और निह धन पाप बन जाता है निष्पाप। और इसी तर्क से अगर विसर्ग के बाद त या थ आ जाए,
जिन्हें बोलते समय जीभ सीधे दांतों से टकराती है, तो विसर्ग भी दांतों के बीच से निकलने वाली सीटी जैसी आवाज यानी आधे स में बदल जाना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक भौतिक विज्ञान है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण वो शब्द है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते। ये शब्द नमः धन ते से मिलकर बना है। चूंकि त बोलते समय जीभ दांतों पर होती है, विसर्ग बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आधा स बन जाता है। इसी तरह निह धन तार निस्तार बन जाता है। ये सब जीभ की ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया है। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन ऊर्जा बचाने की इस प्रक्रिया में स्रोत सामग्री एक ऐसी स्थिति भी दिखाती है जहां विसर्ग अपना रूप बदलता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। एक जादूगर के खेल की तरह। बिल्कुल। और यहीं पर वर्तनी की वो सबसे बड़ी गलती आती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, निरोग बनाम नीरोग। स्रोत के अनुसार विसर्ग यहाँ क्यों और कैसे गायब हो जाता है? इस गायब होने के पीछे ध्वनियों की एक बहुत ही खास स्थिति जिम्मेदार होती है। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि यदि छोटी ई या छोटे ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके ठीक बाद र अक्षर आ जाए, तो हमारा उच्चारण तंत्र एक साथ विसर्ग का धक्का और र का कंपन नहीं संभाल पाता। तो फिर क्या होता है? नतीजतन विसर्ग को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर निह धन रोग में विसर्ग गायब हो गया, तो शब्द को तो निरोग ही रहना चाहिए था छोटी ई के साथ। वो नीरोग मतलब बड़ी ई के साथ क्यों बन जाता है? ये तो बेवजह शब्द को खींचना हुआ। ये बेवजह नहीं है, बल्कि ये भौतिकी के ऊर्जा के संरक्षण के नियम जैसा है। बोलते समय विसर्ग ने 1 सेकंड के कुछ 100वें हिस्से का समय लिया था। हाँ, सही बात है। जब विसर्ग गायब होता है तो वो समय का खालीपन यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे उच्चारण की लय को बनाए रखने के लिए जो विसर्ग का समय और ऊर्जा थी, वो उसके ठीक पहले वाले स्वर में समा जाती है। अच्छा, इसलिए छोटी ई उस ऊर्जा को सोख कर बड़ी ई में बदल जाती है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है सीखने वालों के लिए। मतलब विसर्ग मरा नहीं, उसने अपनी आत्मा अपने से पहले वाले स्वर को दे दी, जिससे वो स्वर बड़ा हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए निह धन रोग हमेशा निरोग लिखा जाना चाहिए, ना कि निरोग। और इसी तरह निह धन रस मिलकर नीरस बनता है। ध्वनियों का ये संतुलन ही भाषा की सुंदरता है। और गायब होने का एक परिदृश्य और है। यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में विसर्ग बिना कोई बदलाव किए चुपचाप हट जाता है। अच्छा, जैसे अतः धन एव सीधे सीधे अतेव बन जाता है। चलिए, गायब होने की बात तो समझ आ गई। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जहां विसर्ग एक जिद्दी पत्थर की तरह अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। हाँ, ढीठ बनकर खड़ा रहता है। जैसे प्रातःकाल। मैं फिर से अपनी पानी की धार वाली तुलना पे जाना चाहूंगी। क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विसर्ग के बाद आने वाले अक्षर क और प गले और होठों को इस तरह बंद करते हैं जैसे नली के आगे किसी ने पूरी तरह अंगूठा लगा दिया हो? उस तुलना से इसे बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद क ख प या फ आते हैं, तो हमारा मुख तंत्र पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है। वहां ना तो गूंजने की जगह होती है और ना ही घर्षण पैदा करने की। इसलिए विसर्ग वैसा का वैसा ही सुरक्षित रह जाता है। प्रातः धन काल हमेशा प्रातः काल ही लिखा जाएगा। और अंतः धन करण हमेशा अंतःकरण ही रहेगा। इनमें कोई आधा स या श नहीं जुड़ता। एकदम सही। ये तो हमने भाषा और व्याकरण के गहरे विज्ञान की बात कर ली। लेकिन स्रोत सामग्री केवल नियमों की व्याख्या पर आकर रुक नहीं जाती। हाँ, इसमें एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती का समाधान भी है। बिल्कुल।